नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस और आरओ का जो प्रीलिम्स है उसके संबंध में जो अभ्यास सीरीज चल रही है, जिसमें खासकर वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग क्या कर रहे थे, महाद्वीपों को कवर कर रहे थे। ठीक है, मैंने कहा था कि 7 वीडियो में महाद्वीपों को कवर करेंगे और 70 to 80% आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा यहीं से। ठीक है, तो उन 7 वीडियो में आज 6वां वीडियो है। मात्र एक वीडियो और बचा हुआ है, ठीक है, जो कि एशिया का रहने वाला है। आज हम लोग कवर करेंगे यूरोप। ठीक है, तो पूरा का पूरा यूरोप में क्या क्या स्पेशल चीज़ें हैं, क्या क्या मुख्य हैं, उनको एक बार ओवरव्यू कर लेंगे अच्छे से। ठीक, पूरा मैपिंग में करेंगे ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी की ये 6 वीडियो नहीं देखे तो 6वां ये रहा। 5 इसके पहले सभी के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तो 5 वीडियो पहले देख लेना है और ये 7 वीडियो आपको अच्छे तरीके से रट लेना है। ठीक है, मैपिंग करके 7 वीडियो रट लेना है, आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। एक चीज़ और, कई लोगों का कमेंट आया कि एनवायरनमेंट शुरू कीजिए। ठीक है, एनवायरनमेंट, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं वहाँ से भी। और इकोनॉमिक्स, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है खासकर, ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 15 वीडियोस में पूरा का पूरा कवर कर दूंगा। ठीक है, अब वो भी जो छोटे मोटे डायग्राम बनाकर, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर, कुछ डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी हैं, वो भी डायग्राम से समझाकर, मैपिंग से लेकर, ठीक है, पूरा का पूरा हम लोग कवर करेंगे 15 वीडियो में। सारे चैप्टर होंगे इसमें, ऐसा कुछ नहीं, कुछ छूटेगा नहीं, सारे चैप्टर्स 15 वीडियो में एनवायरनमेंट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और ये शुरुआत होगी आपकी मंडे से, तो मंडे से आपको इसके भी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और हालांकि हम लोगों का जो इंडियन ज्योग्राफी है वो लगभग समाप्त होने को आया है। ठीक है, कुछ ही वीडियो बचे हैं, इंडियन ज्योग्राफी पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले आप मैप देखिए, और मैप में आपको पता है हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक। तो मैपिंग में अगर हम लोग देखें तो हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने ये अंटार्कटिका पढ़ा था, दक्षिणी ध्रुव। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया पढ़ा था। उसके बाद हम लोग ये अफ्रीका में आ गए थे, अफ्रीका भी पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग ये दक्षिण अमेरिका चले गए थे, पढ़ लिया था अच्छे से। उसके बाद हम लोग उत्तरी अमेरिका को भी अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोप। और यूरोप कहाँ पे है? तो ये वाला पोर्शन है, आप ये देख रहे हो, ये वाला, ये पोर्शन क्या है? ये यूरोप का पोर्शन है, और इसी में हम लोगों को विशेषताओं को देखना है। क्लियर है? अगर इसका अलग ही मैप देख लिया जाए, बिल्कुल इसको अलग हटाकर, तो ये कुछ इस तरह का मैप बनेगा। और आपको मैपिंग आनी चाहिए। ठीक है, पेपर के बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हुए हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, हाँ आपने एक बार जियोग्राफी पढ़ी है, आपको मैपिंग में चीज़ें आती हैं, बस मेरा काम है अच्छे से रिवीजन करवाना। क्लियर? तो ये आपको अच्छे से पता है। यूरोप, अब यूरोप महाद्वीप के बारे में कुछ चीज़ें जानने की आवश्यकता है, तो पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको, इस मैप को अच्छे से भरते हैं। देखिए है क्या, यूरोप महाद्वीप जो है इसमें बहुत सारे प्रायद्वीप है। क्या है? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीन और पानी से घिरा हो। जैसे आप ये देखो नीचे, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, तो एक ये प्रायद्वीप हो गया। ऐसे ही इसी प्रकार से एक इधर पानी है, नीचे पानी है, इधर पानी है, ये वाला पानी, तो ये एक प्रायद्वीप हो गया। ठीक, इसी टाइप से एक इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये एक प्रायद्वीप हो गया। तो कई सारे प्रायद्वीप हैं। इसी वजह से हम पहला पॉइंट यहां लिख दें कि यूरोप महाद्वीप को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसको कहा जाता है? यूरोप का, यूरोप महाद्वीप को। अगर मैं कह दूं द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक द्वीप है। ये आप देखो, एक द्वीप में बसा हुआ है, चारों तरफ पानी है। चारों तरफ पानी मतलब क्या? एक द्वीप है। ठीक है, तो अगर पूछेगा द्वीपीय महाद्वीप तो ये रहेगा, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप तो यूरोप रहेगा। क्लियर है? उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखें तो ये समृद्ध महाद्वीप भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? समृद्ध महाद्वीप, मतलब ऐसा महाद्वीप जो समृद्ध है। तो जाहिर सी बात है समृद्ध भी है, तो इसको समृद्ध महाद्वीप कह देते हैं। ठीक है, और एक उपनाम याद रखना है, इसको वृद्धों का महाद्वीप भी कहा जाता है, वृद्धों का महाद्वीप। तो ये 3 सेगमेंट आ जाए, पोर्शन आ जाए, तो आपको यूरोप ही टिक करना है। क्लियर? अब थोड़ी सी चीजें और देख ले मैप में, उसके बाद कवर करते हैं।
अगर आपसे पूछा जाए यूरोप महाद्वीप में कुल देश कितने हैं, कुल देश याद रखना है, कुल देश जो है वो है 44। कितने हैं? 44, 44 देश हैं कुल। अब इन 44 देशों में सबसे पूछेगा कि बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा देश कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा है, क्योंकि यहां से प्रश्न बन चुका है, इंपॉर्टेंट है। याद रखना है जब भी पूछेगा कि सबसे बड़ा देश कौन सा है तो याद रखना है रूस, रसिया। हालांकि रूस यूरोप एशिया दोनों में है, ठीक है। अभी बताऊंगा कि यूरोप एशिया दोनों में लगे हुए देश कौन कौन से हैं। और सबसे छोटा कौन सा है? वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। और ये यूरोप का तो सबसे छोटा है ही है, लेकिन विश्व का भी सबसे छोटा है। तो अगर आप पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है तो यही है, वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश। क्लियर है? चलिए, ये बात हो गई थोड़ी सी लिखने वाली, हम लोगों ने लिख लिया है। अब थोड़ा सा मैपिंग में देखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आपको ये मैप दिख रहा है, बिल्कुल ब्लैंक मैप है, इसी में भरते हुए चलेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोला जाता है, तो बहुत सारे प्रायद्वीप भी होंगे, देखते हैं। तो आप ये एक देश देख रहे हो, ये वाला, ये रेड कलर का देश, ये मैंने रेड बना दिया इसको नीचे साइड। ये कौन सा देश है? ये है भाई साहब पुर्तगाल, पुर्तगाल। अभी समझना है केवल, ठीक। ये है पुर्तगाल। उसके बाद ये बगल में एक देश है, उसके बाद ये वाला एक देश दिख रहा है आपको, जो कि पुर्तगाल से काफी बड़ा है साइज में। ये वाला, ये कौन सा देश है? ये कौन सा देश है? तो ये वाला देश जो है स्पेन, स्पेन, ठीक। तो याद रखना है कि पुर्तगाल, स्पेन, ये भी, इधर भी पानी है, नीचे भी पानी है, इधर भी पानी, तीन और पानी से घिरा है। तो यहां एक प्रायद्वीप बनता है। क्या बनता है? प्रायद्वीप बनता है। इस प्रायद्वीप का नाम क्या है? आइबेरियाई प्रायद्वीप, आइबेरियाई, आइबेरियाई प्रायद्वीप। सिंपल सा आता है कि ये बताओ आइबेरियाई प्रायद्वीप कहाँ पे है, तो यूरोप में है, पहली चीज। या तो आइबेरियाई प्रायद्वीप का विस्तार किस देश में है, तो स्पेन और पुर्तगाल में है। क्लियर होगी चीज? समझ में आ गया यहां तक? चलो और आगे चले। उसके बाद आपको ये ऊपर दिख रहा है इधर साइड, ये मैं फिर इसको डार्क कर देता हूं, ये आपको दिख रहा है डार्क। अब ये क्या चीज है? ये है भाई साहब डेनमार्क, डेनमार्क। लेकिन ये भी तीनों पानी से घिरा है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जूटलैंड प्रायद्वीप। मैं यहां लिख देता हूं जूटलैंड, जूटलैंड प्रायद्वीप। सिंपल सा पूछेगा जूटलैंड प्रायद्वीप किस देश में है, क्या कि इसका विस्तार किस देश में है, तो सीधे से बताना है डेनमार्क। क्लियर है? उसके बाद और ऊपर चलें, और ऊपर चले तो आपको ये आगे देखते हैं हम लोग। पहले इधर आपको ये दिख रहा है कि एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये तीन देश दिख रहे हैं। इन तीन देशों के नाम क्या क्या है? इसका नाम है नॉर्वे, इसका नाम है स्वीडन और इसका नाम है फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड बिल्कुल क्रम से लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये भी तीनों मिलकर प्रायद्वीप बनाते हैं। ये कौन सा प्रायद्वीप बनाते हैं? तो ध्यान रखना है, ये बनाते हैं स्कैंडिनेवियाई, स्कैंडिनेवियाई। और ये पूछे गए हैं भाई साहब, याद रखना है स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। सिंपल सा आएगा कि स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप किन किन देशों का विस्तार से बना है, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। क्लियर है? ध्यान रहेगा। चलिए, उसके बाद इधर साइड आपका रूस लग जाता है, ठीक है। क्या लग जाता है? रूस। अभी आगे देखेंगे, लेकिन रूस में याद रखना है यूरोप वाले हिस्से में एक प्रायद्वीप है कोला प्रायद्वीप, कोला प्रायद्वीप। क्या है? कोला प्रायद्वीप। कहां पे है? रूस में है, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से मिलकर क्या बनता है? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप बनता है, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। क्लियर हो कितनी चीजें? अब चूंकि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है तो इतनी चीजें जानना आवश्यक था। उसके बाद और आगे चलें
तो आपको दिख रहा है कि ये क्या है, ये स्पेन है। और इसके नीचे चले जाएंगे तो इसके नीचे अगर हम लोग चले जाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा अफ्रीका, क्योंकि इसके नीचे अफ्रीका ही तो बसा हुआ है। ठीक, और आपको दिख रहा है कि यहां पे क्या है, ये डॉट डॉट मैंने बनाया है, यहां पे क्या है, तो यहां पे है भाई साहब भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, इसको मैं फुल मैप पे बताता हूं, ठीक है ना, वरना ये समझ नहीं पाओगे आप। आपको केवल इतना याद रखना है, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप और कोला प्रायद्वीप, क्लियर। इस मैप में, इस मैप में आप देखिए, इस मैप में आप देखोगे तो ये वाला हिस्सा जो है, ये है आपका भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, ठीक है। और यहां मैंने आपको बताया था एक क्या, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि ये बताई थी मैंने, ठीक है। और ये जिब्राल्टर जल संधि करके आ रही है, तो ऊपर है स्पेन और नीचे है अफ्रीका। अफ्रीका में भी कौन सा, मोरक्को। इन दोनों को अलग कर रही है। और ये है भूमध्य सागर, और यहाँ पे क्या है, अटलांटिक महासागर। तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ रही है, क्लियर है। और यहीं से हम लोग भूमध्य सागर में एंट्री मारते हैं जिब्राल्टर जल संधि से। इसी वजह से भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किस जल संधि को कहा जाता है, तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक। तो अब हम लोग अपने मैप पे आते हैं और समझना है, ठीक। जो भूमध्य सागर है इधर साइड, ये आपका स्पेन, क्या है, स्पेन, और नीचे आपका अफ्रीका है। और यहीं पर आपकी कौन सी जल संधि है, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं केवल बोल रहा हूं कि जिब्राल्टर जल संधि जो है, इसको यहाँ पे अटलांटिक महासागर, यहाँ पे भूमध्य सागर, तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ रही है। और भूमध्य सागर में यहीं से हम एंट्री मारेंगे तो भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी किसको कहा जाता है, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। और यूरोप को अफ्रीका से भी अलग कर रही है। अगर पूछेगा कि यूरोप को अफ्रीका से कौन सी जल संधि अलग कर रही है, तो जिब्राल्टर जल संधि। क्यों, स्पेन कहाँ है, यूरोप में है, और नीचे मोरक्को कहाँ है, वो अफ्रीका में है, क्लियर। उसके बाद इसी मैप में देखेंगे, इसी मैप में देखेंगे क्या चीज, आप इधर देख रहे हो ये वाला पोर्शन, यहां पे एक सॉरी सागर है। कौन सा सागर है, काला सागर। काला सागर। हालांकि विश्व के प्रमुख सागरों को भी हम लोग अलग से देखने वाले हैं, ठीक। जल संधि, विश्व के सागर प्रमुख प्रमुख अलग से देखेंगे। उसके बाद इधर नीचे साइड क्या है, नीचे साइड क्या है, इसको अलग से मैप पे देख लेंगे ना। हाँ, इधर देख लेते हैं। देखिए इधर साइड जो है ये आपका है काला सागर। काला सागर, ठीक। उसके बाद नीचे जो है ये, इधर क्या है, इधर है मरमरा सागर। मैं यहां लिख देता हूं, मरमरा सागर, ठीक है। काला सागर और मरमरा सागर। उसके बाद आप देखो ये लग जाता है आपका तुर्की, ये वाला, ये लग जाता है इधर तुर्की। और ये वाला भी, लाल वाला भी तुर्की है, ये वाला साइड, ये मैं रेड कर दे रहा हूं केवल, ठीक है। फर्क क्या है, फर्क क्या है दोनों में, दोनों में फर्क ये है कि यहां बीच में एक जल संधि है। इस जल संधि का नाम है बॉस्फोरस जल संधि। बॉस्फोरस जल संधि। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो तुर्की है, रेड वाला जो मैंने पॉइंट बनाया है, ये आपका यूरोप में है। और ये वाला तुर्की जो है ये एशिया में है। तो एशियाई तुर्की को या एशियाई टर्की को यूरोपीय तुर्की से अलग करती है कौन, बॉस्फोरस जल संधि, ठीक है। तो तुर्की इसका मतलब है कि यूरोप में भी है, एशिया में भी है। जैसे रूस यूरोप में भी है, एशिया में भी है, ठीक। और बॉस्फोरस जल संधि को ही एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ध्यान रखना है, क्या कहा जाता है, एशिया का प्रवेश द्वार। तो पूछेगा कि एशिया का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं, तो बॉस्फोरस जल संधि को ही कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गई चीजें। यहाँ यूरोप में मैप में कंफ्यूजन हो जाती है, इस वजह से अच्छे से समझना है इसको, क्लियर है। बहुत ज़्यादा चीज़ें इस पर हम बताएंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बता देंगे कंफ्यूजन हो जाएगी। तो केवल एक यहाँ पे ओवर मैप समझो, उसके बाद जब क्वेश्चन आंसर आएगा तो एक एक चीज़ मैं लिखवाऊंगा आपसे, ठीक। तो वहाँ पे समझ में आ जाएगी। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखिए एक मुझे चीज़ याद आ रही है, मैं आपको बता दूं यहीं पर। आपको ये दिख रहा है, ये चीज़, ये है यूके, ब्रिटेन, ये चीज़। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन आते हैं या यूके में कौन कौन आते हैं, तो क्या बताओगे, तो ध्यान रखना है
ग्रेट ब्रिटेन किससे किससे मिलकर बना होता है? ग्रेट ब्रिटेन, समझिए, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड, इन तीनों से मिलकर बना होता है ग्रेट ब्रिटेन। और यूके किससे मिलकर बना होता है? यूके, यूके मिलकर बना होता है पूरा का पूरा ग्रेट ब्रिटेन, पूरा का पूरा ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, समझो यहां पे ये वाला पोर्शन समझो केवल। ये जो मैंने रेड रेड बनाया है ये पॉइंट, ये क्या है? यही उत्तरी आयरलैंड है। ये क्या है? यही उत्तरी आयरलैंड है। और ये क्या है? ये केवल आयरलैंड है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझ लेना है इसके बारे में। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन आता है, किससे किससे मिलकर बना होता है, तो वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। और जब पूरा का पूरा ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड जोड़ देंगे तो वही बनता है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्लियर है? तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी, स्टैटिक पोर्शन भी लेते हुए चल रहे हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा और, थोड़ा और आगे आ गए हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जैसे हमने बताया था कि ये है नॉर्वे, ये है स्वीडन और ये है फिनलैंड। यहीं पर एक पहाड़ी है, ये यहीं पर एक पर्वत है। इस पर्वत का नाम क्या है? स्कैंडिनेवियाई पर्वत। क्या है? स्कैंडिनेवियाई पर्वत, जो हम लोगों ने लिखा भी था, स्कैंडिनेवियाई पर्वत। तो अगर आपसे पूछ ले कि स्कैंडिनेवियाई पर्वत कितने देशों में फैला हुआ है, तो उतने ही देशों में फैला हुआ है जितने में हम लोगों ने स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पढ़ा है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तीनों में। लेकिन ट्विस्ट यहां पे है, अगर आपसे पूछ ले कि स्कैंडिनेवियाई देश, स्कैंडिनेवियाई देश में कौन कौन आते हैं, स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है। क्या लिखोगे आप लिखोगे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। क्या लिखोगे? डेनमार्क। ठीक है, तो आइसलैंड और डेनमार्क जुड़ जाएंगे। क्लियर है? तो ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। स्कैंडिनेवियाई पर्वत आ जाए या प्रायद्वीप आ जाए और स्कैंडिनेवियाई देश आ जाए तो क्या क्या लिखना है। उसके बाद आप देखो, ये है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनके बीच में ये मैंने कुछ धब्बे बना दिए। ये चीज, ये क्या है? ये है भाई साहब बाल्टिक सागर। इसको क्या बोलते हैं? बाल्टिक सागर। यहां बीच में क्या है? बाल्टिक सागर है। क्या पूछेगा आपसे? ये बताओ बाल्टिक देश कौन कौन से हैं, तो बाल्टिक देश ये वाले हैं आपके जो लगे हुए हैं साइड में, ये। ठीक है, तो मैं अगले पेज पे लिख देता हूं इसको। अगर आपसे पूछा जाए बाल्टिक सागर, आपको दिख गया, पूछेगा बाल्टिक देश में कौन कौन आते हैं, तो आपको याद रखना है एस्टोनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये तीन देश प्रमुखता बाल्टिक देश के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गई चीज? और आगे चले हम लोग, और आगे चले तो देखिए, आपको स्वीडन और फिनलैंड, नॉर्वे ये है स्वीडन और ये है फिनलैंड, इसके बीच में जल है जिसको हम लोगों ने बाल्टिक सागर बोला है। यहीं पर एक खाड़ी है। क्या है? खाड़ी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बोथनिया की खाड़ी। आपसे क्या पूछेगा कि बोथनिया की खाड़ी कहाँ पे है, तो पहली चीज तो यूरोप में है। बोथनिया की खाड़ी का विस्तार कहाँ कहाँ पे है या किससे किससे है, तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है बोथनिया की खाड़ी। क्लियर? चलिए, उसके बाद आप ये देख रहे हो, ये चीज, ये आपका फ्रांस है, ये स्पेन है और ये पुर्तगाल है। तो यहां पे भी एक खाड़ी है। इस खाड़ी का नाम क्या है? इस खाड़ी का नाम है बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी। ठीक है, और यहीं पर हमने आइबेरियाई प्रायद्वीप भी देखा था। ठीक है, तो ये बोथनिया की खाड़ी और ये बिस्के की खाड़ी, ये दो खाड़ियां यहां पर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिनलैंड के नीचे आप देख रहे हो ये पॉइंट,
यहीं पर क्या है, फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, ठीक है। और एक आप देख रहे हो ये छोटा सा बीच में, ये जो बाल्टिक देश है इन्हीं के बीच में खाड़ी है, इसका नाम क्या है, रीगा की खाड़ी, रीगा की खाड़ी, रीगा की खाड़ी, रीगा की खाड़ी ये जो है ना, इसके ऊपर ये वाला जो देश है ये है एस्टोनिया, और ये वाला जो देश है ये है लाटविया। तो एस्टोनिया और लाटविया के बीच में खाड़ी है जिसको नाम दिया गया है रीगा की खाड़ी, ठीक है। तो ये फिनलैंड की खाड़ी तो चलो नाम ही से है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो बाकी 3 खाड़ियां हैं ये याद रहनी चाहिए क्योंकि यहां से प्रश्न बन चुके हैं। क्लियर है? अब यहीं पर आपको कुछ चीजें समझनी अच्छे से, ठीक, समझिए। ये क्या है, ये चीज, ये स्पेन है, ये क्या है, ये स्पेन है, इसको मैं लिख देता हूं स्पेन, समझिएगा यहाँ पे ये स्पेन, ठीक। उसके बाद ये क्या है, ये फ्रांस है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये जर्मनी है, जर्मनी। और नीचे छोटा सा ये आप देश देख रहे हो, ये वाला, मैंने इसको पूरा ही कलर कर दिया है, ये क्या है, तो ये याद रखना है, ये क्या, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये भाई साहब स्विट्जरलैंड है, ठीक है। तो स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। अब यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं, कुछ पर्वत हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा देखना है। तो आप केवल इतने मॉडल को याद रखना है, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, ये मॉडल को याद रखना। देखिए ये मैंने कुछ कच्चा चिट्ठा मैप बना दिया है उसी का उठा के, जैसे ये आपका है स्पेन, ठीक है, ये आपका है फ्रांस, ये आपका है जर्मनी, ये आपका है एसएल मतलब स्विट्जरलैंड। क्लियर? अब समझो, पूछेगा क्या, पूछेगा ये बताओ, ये है स्पेन और ये है फ्रांस, इसके बीच में एक पहाड़ी है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पेरिनीज पर्वत, पेनेरीज, पेनेरीज पर्वत। सीधे से आएगा कि बताओ पेरिनीज पर्वत किन 2 देशों के मध्य है? तो स्पेन और फ्रांस के मध्य। क्लियर? उसके बाद आप ये देख रहे हो फ्रांस और ये देख रहे हो स्विट्जरलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड, ये नीचे देख रहे हो फ्रांस और स्विट्जरलैंड, इनके मध्य में क्या है? जूरा पर्वत। कौन सा पर्वत है? जूरा पर्वत। क्लियर हो गई? उसके बाद आप देख रहे हो ये है जर्मनी और ये है फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस, इनके मध्य में क्या है? इनके मध्य में है वॉस्जेस, वॉस्जेस पर्वत। तो ये 3 पर्वत तो आपको यहां पे अच्छे से पता ही होना चाहिए, ठीक। उसके बाद एक यहीं पर अगर पूछ ले कि आल्प्स पर्वत कहां पे है, आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत से कैसे प्रश्न बनते हैं? तो आपको केवल ये पता होना चाहिए कि आल्प्स पर्वत का विस्तार कहां कहां पे है। तो याद रखना है कि सबसे ज्यादा विस्तार आपका स्विट्जरलैंड में है, सबसे अधिक विस्तार कहां पे है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इटली में भी है, इटली नीचे है, इटली में है, फ्रांस में है, जर्मनी में भी है। आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा कि अल्पाइन देश कौन कौन से हैं? अल्पाइन देश, अल्पाइन देश का मतलब वो क्या होता है कि जहां जहां आल्प्स पर्वत का विस्तार है वही देश अल्पाइन देश है। तो ऐसे कई बार प्रश्न आ चुका है कि अल्पाइन देश कौन कौन से हैं और बिल्कुल नहीं पता होता कि अल्पाइन है क्या। याद रखना है अल्पाइन केवल और केवल आल्प्स पर्वत जहां जहां फैले हैं उसी को अल्पाइन देश बोला जाता है। क्लियर हो गई? और आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक। तो ये लिख लेना है कहीं पर कि आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट ब्लैंक है। क्लियर है? उसके बाद और आगे चले हम लोग, तो आप ये फिर मैप देख रहे हो, हम लोगों ने ये वाला पोर्शन का पूरा जो है इस पोर्शन का क्या देख लिया? पहाड़ियां, पर्वत देख लिए, इतने ही है इंपॉर्टेंट। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं जर्मनी के बारे में। ये आप देख रहे हो, ये है जर्मनी, जर्मनी, ठीक। जर्मनी में क्या है? जर्मनी में आपका एक तो हमने बताया था कि जर्मनी और फ्रांस के मध्य में वॉस्टेस पर्वत है, ठीक है। जर्मनी में ही ध्यान रखना है एक आपका ब्लॉक फॉरेस्ट है, ब्लॉक फॉरेस्ट। क्या है? ब्लॉक फॉरेस्ट। ब्लॉक फॉरेस्ट कहां पे है? जर्मनी में है। और यहीं से आपकी डेन्यूब नदी निकलती है। कौन सी नदी? डेन्यूब नदी, ठीक। उसके बाद जर्मनी में ही आपका एक बावेरियन पर्वत है, बावेरियन,
बावेरियन पर्वत, ठीक है। और ये जर्मनी का क्या है, प्राचीनतम पर्वत है, ये एक प्राचीनतम पर्वत है, प्राचीनतम पर्वत। और आपने एक गाड़ी का नाम सुना होगा BMW, BMW इस कार का एक नाम सुना होगा। हिटलर ने इसी पर्वत पर, बावेरियन पर्वत पर BMW का पहला कारखाना या पहला संयंत्र लगाया था। BMW का पहला संयंत्र, ठीक है। इसी वजह से BMW का फुल फॉर्म क्या है, बावेरियन मोटर वर्क्स। क्यों, क्योंकि बावेरियन पर्वत पर है, पहला बावेरियन पर्वत पर लगा था, इस वजह से BMW का फुल फॉर्म है बावेरियन मोटर वर्क्स। तो इतनी बात हो गई क्लियर, ठीक है। दो तीन चीजें और देख लेते हैं, मोटी मोटी चीजें हैं। जैसे एक यहां पे आपका एक पर्वत का विस्तार है इधर साइड, इस पर्वत का नाम क्या है, इस पर्वत का नाम क्या है, इस पर्वत का नाम है काकेशन पर्वत, काकेशन पर्वत। काकेशन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस। काकेशन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एल्ब्रुस, ठीक है, जो कि पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। समझिएगा, अगर आपसे पूछता है कि काकेशन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है, कौन सी है, माउंट एल्ब्रुस है। फिर पूछेगा यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एल्ब्रुस है। काकेशन पर्वत किस महाद्वीप पर है, तो भाई साहब यूरोप में है। क्लियर है। उसके बाद एक आपका यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत इधर साइड है। तो यूराल पर्वत, यहां से एक यूराल नदी निकलती है, यूराल पर्वत हो गया, काकेशन पर्वत हो गया, ये दोनों एशिया और यूरोप के मध्य बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। तो पूछता है कि एशिया यूरोप के मध्य बॉर्डर लाइन या सीमा लाइन कौन बनाते हैं, तो यूराल पर्वत हो गया, काकेशन पर्वत हो गया, ये सब चीजें। क्लियर है। मुझे लगता है इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चले हम लोग, आगे चले तो कुछ नदियों के बारे में देख लेते हैं, नदियों के बारे में, ठीक है। तो नदियों के बारे में देखिए, मैं नदियों को यहाँ पे केवल डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी नदियों को हम लोग लिख लेंगे अलग से, वरना इसमें समझ में नहीं आएगा कुछ। देखिए यहाँ पे यूराल नदी है, तो यहाँ से यूराल पर्वत है, यूराल नदी निकलती है, ठीक है। और वल्दाई की पहाड़ियों से वोल्गा नदी निकलती है, यहाँ पे एक वल्दाई की पहाड़ी है, वहां से वोल्गा नदी निकलती है। ये आपका जर्मनी है, यहाँ से डेन्यूब नदी निकलती है। कौन सी नदी है, डेन्यूब नदी। और एक ये स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड ये चीज, तो यहां से निकलती है राइन नदी। कौन सी, राइन नदी। और उसके बाद ये आप ब्रिटेन में आ जाओगे तो यहां से निकलती है टेम्स नदी। ये इटली है, तो इटली में निकलती है आपकी एक पो नदी। इटली में कौन सी है, पो नदी। और यहाँ पे फ्रांस है, और यहां से निकलती है एक सीन नदी। कौन सी नदी है, सीन नदी। तो पहले मैं नाम लिख दूं आपको, ये वाली नदी है, ये है आपकी टेम्स नदी, ब्रिटेन में टेम्स नदी। ये आपकी एक यूराल नदी है, यूराल नदी। एक वोल्गा नदी है, वोल्गा नदी, ठीक। और ये जो है यहां से निकल रही है डेन्यूब नदी है, डेन्यूब नदी। ये प्रमुख नदियां, डायरेक्टली आपसे पूछता है कि पहले तो मिलानी बता दो कि ये नदियां कहाँ पे हैं, तो ये सब नदियां जो है यूरोप में है। क्लियर है, तो पहले तो यही अच्छे से पढ़ लेना है। जी इटली है आपका नीचे, इटली में कौन सी नदी है, एक पो नदी है, पो नदी। ये आपका फ्रांस में है, सीन नदी है, सीन नदी, ठीक है। और ये आपका स्विट्जरलैंड से निकल रही है, इस नदी का नाम क्या है, राइन नदी है। इधर लिख देते हैं राइन नदी, राइन नदी, ठीक है। तो पहली चीज आपको ये मैप अच्छे से पता होना चाहिए। एक एक देश, खासकर ये वाले देश मैंने आपको बता ही दिए हैं, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड भी बता दिया है, लाटविया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया भी बता दिया है, जी आपका इटली बता दिया है। तो ज़्यादातर देश मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, और यूके, ये ब्रिटेन पूरा कुछ बता दिया है। थोड़ा बहुत आपको ये वाला पोर्शन देख लेना है, ठीक है। अब मैं नदियों को एक एक करके जो मेन पॉइंट है वो लिख देता हूँ, और हालांकि जब विश्व में नदियाँ हम लोग पढ़ेंगे तो फिर से एक बार देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहली नदी है वोल्गा नदी, वोल्गा नदी। वोल्गा नदी के बारे में हम क्या लिखेंगे, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप की
सबसे लंबी नदी, तो पूछेगा कि बताओ यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वल्दाई पहाड़ियों से निकलती है, वल्दाई पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, उद्गम होता है और कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, एक बार पूछा गया प्रश्न कि कैस्पियन सागर में निम्नलिखित में से कौन सी नदी गिरती है, तो वोल्गा नदी उसमें था, वोल्गा नदी सही था। क्लियर है, ये हो गया। दूसरी नदी देखें, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम लोग। डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी में क्या इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो 10 देशों से होकर गुजरती है। यूरोप के 10 देशों से गुजरती है, तो पूछा जाता है कि सबसे अधिक देशों से गुजरने वाली नदी कौन सी है? गुजरती है डेन्यूब नदी। क्लियर है। अब 10 देशों में से 5 राजधानियों से होकर गुजरती है, राजधानियों से। अब ये तो इंपॉर्टेंट हो गया कि 5 राजधानियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आरओ का पेपर देना है तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये 5 राजधानियां कौन कौन सी हैं? पहले देखो, एक है आपकी यूगोस्लाविया, देश है यूगोस्लाविया, राजधानी भी देखते हैं यूगोस्लाविया है। एक है स्लोवाकिया, स्लोवाकिया। एक है रोमानिया, रोमानिया। एक है हंगरी, हंगरी। और हंगरी के नीचे है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। क्लियर। यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड, बेलग्रेड। और आप जब घटना चक्र में राजधानी वाला पोर्शन पढ़ोगे ना, तो बहुत सारी राजधानियां आपको यहीं से मिलना शुरू हो जाएंगी। इसकी राजधानी क्या है? ब्राटिस्लावा, बहुत बार आया हुआ ये राजधानी ब्राटिस्लावा। रोमानिया क्या है? बुचारेस्ट, बुचारेस्ट। ठीक है। और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, बुचारेस्ट, बुडापेस्ट, कंफ्यूजन नहीं होना, ऑस्ट्रिया वियना। ठीक है, तो यहां से कौन सी नदी गुजरती है? डेन्यूब नदी। क्लियर है। तो सिंपल सा आता है कि डेन्यूब नदी कहां से गुजरती है, तो यहां से गुजरती है। डेन्यूब नदी सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी है। और डायरेक्ट आपसे अगर राजधानी पूछ ले तो राजधानी बता देना है, और ऐसे ही आपको पढ़नी रहती है राजधानी। राजधानियों का अलग से कोई थ्योरी या मेथड थोड़ी ना होता है पढ़ने का। आगे चलें, आगे कुछ नदियां और देख लेते हैं फटाफट से। एक नदी देख लेते हैं, राइन नदी, राइन नदी। ठीक है, इसका अगर उद्गम देखेंगे, उद्गम, तो हम लोगों ने आल्प्स पर्वत देखा था। हमने बताया था आल्प्स पर्वत का विस्तार तो कई जगह है, लेकिन सबसे अधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। तो बस आल्प्स पर्वत के स्विट्जरलैंड क्षेत्र से निकलती है। इसी को कोयला ढोने वाली नदी बोलते हैं, कोयला ढोने वाली नदी। इसी नदी में नीदरलैंड पर, क्या नीदरलैंड से होकर गुजरती है। नीदरलैंड में क्या बना हुआ है? रोटरडम बंदरगाह, रोटरडम बंदरगाह। बहुत बार पूछा गया है कि रोटरडम बंदरगाह कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। ठीक है, और उत्तरी सागर में गिरती है, उत्तरी सागर में गिरती है। क्लियर। अच्छा, एक चीज मैंने यहां पर नहीं करवाई है, डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी कहां से उद्गम होता है? तो जर्मनी के ब्लॉक फॉरेस्ट, यहां से जर्मनी के ब्लॉक फॉरेस्ट से इसका उद्गम होता है। तो लिख लेना है, कहीं पर मैंने नहीं लिखवा पाया, यहाँ पर लिख लेना है कि डेन्यूब नदी का उद्गम जो होता है जर्मनी के ब्लॉक फॉरेस्ट से होता है। अच्छा, अगर यहीं पूछ ले कि जर्मनी, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। बर्लिन किस नदी के तट पे है? तो याद रखना है स्प्री नदी, वहां पर डेन्यूब मत कर देना है, स्प्री नदी के तट पर है, स्प्री नदी के तट पर है। क्लियर है। उसके बाद छोटे छोटे पॉइंट जैसे टेम्स नदी। अब टेम्स नदी के बारे में हम आपको एक से एक विस्तार बताएंगे, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब। टेम्स नदी के बारे में केवल इतना याद रखना है, इसको ब्रिटेन की गंगा कहा जाता है, ब्रिटेन की गंगा, लंदन में है ये। टेम्स हेड पर्वत से निकलती है। उसके बाद है पो नदी, पो नदी, पो नदी कहाँ पे? ये इटली में है, और इसको इटली की गंगा कहते हैं, इटली की गंगा। ठीक है।
तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर आगे देख ले हम लोग और क्या देख सकते हैं, तो आपको ये दिख रहा है ये आपका बाल्टिक सागर है, ये बाल्टिक सागर है, और ये है उत्तरी सागर, नॉर्थ सी जिसको कहा जाता है। तो यहीं पर, और ये है जर्मनी, तो यहीं जर्मनी में एक नहर बनी हुई है जिसको कहा जाता है कील नहर। कौन सी नहर? कील नहर। हम लोगों को नहरों को अभी देखना है कायदे से, क्योंकि नहरें हम लोगों ने नहीं देखी है, ठीक है। तो ये है कील नहर। अब कील नहर है कहाँ पर? तो ये है भाई साहब पहले तो जर्मनी में, ठीक है। कील नहर किसको किसको जोड़ रही है? तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ रही है, बाल्टिक सागर से जोड़ रही है कौन सी नहर? कील नहर। क्लियर है इतना? और यही जर्मनी जो है रूर घाटी है, बिटुमिनस कोयले के लिए काफी प्रसिद्ध है। जर्मनी जो है बिटुमिनस कोयले के लिए, रूर घाटी। जैसे भारत में रूर घाटी कहाँ पे है? दामोदर नदी घाटी को रूर घाटी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि बिटुमिनस कोयले के लिए प्रसिद्ध है। वैसे जो ओरिजिनल रूर घाटी है वो जर्मनी में है, और ये भी किस लिए प्रसिद्ध है? बिटुमिनस कोयले के लिए, बिटुमिनस कोयले के लिए। क्लियर है? तो इतना आपको पता होगा। अब कुछ चीजें और बची हैं जो आपका, जैसे मैं यही करा दूं पहले, ठीक है, उसके बाद कुछ उपनाम करा देते हैं। जो आपको दिख रहा है इटली है, इटली है। इटली में याद रखना है कि एक कुछ ज्वालामुखी है, जैसे एक है माउंट एटना, माउंट एटना, ठीक है, ज्वालामुखी है। उसके बाद है माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट स्ट्रोम्बोली क्या है? ये सब ज्वालामुखी है। क्लियर? चलिए इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। माउंट एटना ज्वालामुखी। माउंट एटना ज्वालामुखी क्या है कि पहली चीज तो ये इटली में है, और इटली में भी कहाँ है? इटली के इटली के सिसिली द्वीप में है, सिसिली द्वीप। क्योंकि आप क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है कि माउंट एटना कहाँ पे इटली में है, लेकिन इटली के किस द्वीप पे है ये बताइए, तो सिसिली द्वीप पे है, ठीक। जैसे है माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट स्ट्रोम्बोली कहाँ पे है? ये भी इटली में है, लेकिन किस द्वीप पर है? तो इटली के लिपारी द्वीप पर है। कहाँ पे है? इटली के लिपारी द्वीप पर है, ठीक। और माउंट स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्या कहते हैं? भूमध्य, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है। होता क्या है कि भूमध्य सागर में रात के समय यहां से लावा निकलता है, और लावा निकलता है तो दिख जाता है कि हाँ, और लावा काफी तेज निकलता है तो एक प्रकाश आता है काफी तेज। तो इसी वजह से भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? माउंट स्ट्रोम्बोली को बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई होगी इतनी चीजें। यूरोप में घास के मैदान, और यूरोप का ही एक देश है हंगरी, हंगरी, हंगरी में घास के मैदान को क्या बोलते हैं? तो यूरोप में जब भी पूछा जाए घास के मैदान को तो बोलना है स्टेपीज या स्टेपीज, लेकिन हंगरी में खासकर बोला जाता है पुस्टाच। क्या बोलते हैं? पुस्टाच, ठीक है, तो पता ही होगा आप लोगों को। अब कुछ उपनाम देख लें जो कि यहां से स्टैटिक क्वेश्चन बन जाते हैं, उसके बाद समाप्त किया जाए। जैसे विश्व की शराब नगरी, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की शराब नगरी से किस कहते हैं, ठीक। उसके बाद विश्व की दुग्ध नगरी, विश्व की दुग्ध नगरी, क्योंकि इस पोर्शन से यूरोप से ज्यादातर आपके स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये बताओ मध्य रात्रि, मध्य रात्रि में सूर्य का देश किसको कहा जाता है? सूर्य का देश या उगते सूर्य का देश। उसके बाद ये बताओ यूरोप का खेल का मैदान, यूरोप का खेल का मैदान किसको बोला जाता है? ठीक है। उसके बाद कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट क्या होता है पता है? कॉकपिट ऑफ
यूरोप किसको बोला जाता है? यूरोप का कॉकपिट। कॉकपिट वो होता है हेलीकॉप्टर के आगे जो बैठता है ना व्यक्ति, जो पूरे हेलीकॉप्टर को हैंडल करता है, पायलट जिसको बोलते हैं, बस वही है कॉकपिट। लेकिन जो हेलीकॉप्टर का जो पैसेंजर वाली ड्राइवर वाली सीट होती है उसको कॉकपिट बोला जाता है। क्लियर है? कॉकपिट। इतनी बात हो गई। उसके बाद झीलों का देश, झीलों का देश। ठीक, तो इतनी चीजें और याद कर लो। जैसे विश्व की शराब नगरी, विश्व की शराब नगरी स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की शराब सुना होगा फिल्मों में, बड़ी स्पेशल होती है। विश्व की दुग्ध नगरी डेनमार्क। डेनमार्क में डेयरी प्रोडक्ट के मामले में विश्व में पहला है। मध्य रात्रि में उगते सूर्य का देश नॉर्वे। अब नॉर्वे की लोकेशन मैंने आपको बता दी कई बार। यूरोप में खेल का मैदान, खेल का मैदान किसको बोलते हैं? स्विट्जरलैंड। क्या बोलते हैं? स्विट्जरलैंड। ठीक। कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप बोला जाता है बेल्जियम को, बेल्जियम। ठीक। और झीलों का देश बोला जाता है फिनलैंड को, फिनलैंड। नदियों का देश बांग्लादेश को है, नहरों का देश पाकिस्तान को है, झीलों का देश फिनलैंड को है। क्लियर? तो यूरोप में हम लोगों ने काफी कुछ देख लिया है, कुछ चीजें बची हुई हैं, ठीक है ना, पूरा नहीं देखा, कुछ चीजें बची हुई हैं, बहुत ही माइनर हैं, उनको मैपिंग से नहीं, केवल आप उनको अच्छे से मैं नोट्स बनवा दूंगा या बता दूंगा, उसको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है? कब कब बताएंगे? तो जब हम लोग प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे, प्रैक्टिस, उस पर मैं आपको बताऊंगा। जैसे बहुत सारी चीजें हैं। यूरोप आपका समाप्त होता है, एशिया आपका बचा है। लास्ट वीडियो बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा एशिया में, क्योंकि एशिया में सबसे ज़्यादा चीज़ें हमको भारत के बारे में पढ़नी है। ठीक है? तो भारत को हम लोग अलग से ही पढ़ रहे हैं, पूरे भारत का भूगोल। तो जो एशिया वाला पोर्शन है बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा, उसको समाप्त करने के बाद विश्व में हम लोग क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। क्लियर है? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।